नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। स्वीडन बना नाटो का मेंबर, 32वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ स्वीडन। हंगरी और तुर्की को थी आपत्ति। महाशिवरात्रि का पर्व आज, देश भर में हुआ आयोजन। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व। और वैश्विक स्तर पर भारत को मिलेगी बढ़त, IEA में मिलेगी फुल मेंबरशिप। बीते साल किया था अप्लाई। आइए खबरों की शुरुआत करें। तमाम जद्दोजहद और लंबी वार्ता के बाद फाइनली स्वीडन को नाटो की सदस्यता आधिकारिक तौर पर हासिल हो गई है। स्वीडन के शामिल होने के बाद अब नाटो में कुल 32 सदस्य हो गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नाटो क्या है और स्वीडन इसकी सदस्यता क्यों नहीं ले पा रहा था, सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा था। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है नाटो। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैनिक गठबंधन है। नाटो के नाम और उसके स्थापना साल से आप जान पाएंगे कि नाटो का मकसद क्या रहा होगा। इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन में। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। यूएसए और सोवियत संघ 2 खेमों में दुनिया बटी हुई थी। दोनों ही अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पाले में करके दिखाना चाह रहे थे। नाटो का प्राथमिक मकसद सोवियत संघ के दायरे को सीमित करना था। आपको पता ही है, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने की एक वजह नाटो भी है। दरअसल यूक्रेन की नाटो का सदस्य बनने की इच्छा है। ऐसे में होगा ये कि नाटो रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। दूसरा, एक वक्त पर यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। आज रूस ही सोवियत संघ का वारिस है, तो यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस को कतई नहीं सुहाता। बहरहाल हम जानते हैं कि नाटो काम कैसे करता है। नाटो मूल रूप से सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस सिद्धांत का जिक्र इसके घोषणा पत्र के अनुच्छेद 5 में किया गया है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद लागू किया गया था। इसके सभी सदस्यों का कुल सैनिक खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से ज्यादा है। आपको बता दें, भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। अब एक आखिर सवाल कि स्वीडन क्यों नाटो का मेंबर नहीं बन पा रहा था। दरअसल इसमें आड़े आ रही थी नाटो के सभी सदस्यों की सहमति। स्वीडन की सदस्यता के लिए तुर्की और हंगरी ने आपत्ति जाहिर की थी। तुर्की और हंगरी दोनों की स्वीडन के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। हंगरी को लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ को लेकर की गई स्वीडन की टिप्पणी नागवार गुजरी थी, तो तुर्की की समस्या स्वीडन में मौजूद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को लेकर थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतने बड़े संगठन में अगर तुर्की और हंगरी राजी नहीं भी हुए तो क्या हो गया। स्वीडन को मेंबरशिप तो दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। नाटो में किसी भी नए मेंबर को शामिल करने के लिए हर एक सदस्य की सहमति, यानी सभी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मौके पर हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में डिटेल में जानेंगे। हिंदू धर्म में ये ज्योतिर्लिंग बहुत अहमियत रखते हैं। ज्योतिर्लिंग एक पिलर ऑफ लाइट है। मान्यता के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सुप्रीम क्रिएटर यानी सर्वोच्च निर्माता कौन है। इस तर्क को निपटाने के लिए भगवान शिव एक पिलर ऑफ लाइट यानी ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्हें अंत ढूंढने को कहा। दोनों ही नहीं खोज पाए, इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की न शुरुआत है न अंत। हर ज्योतिर्लिंग की एक कहानी है। ये ज्योतिर्लिंग पूरे भारत भर में चारों दिशाओं में स्थित हैं। हम भारत के उत्तरी हिस्से से शुरू करते हैं। भारत के उत्तराखंड में है केदारनाथ। केदारनाथ समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। गढ़वाल हिमालय में स्थित ये ज्योतिर्लिंग मंदाकिनी नदी के किनारे है। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जो कि 7वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था। अभी हमें मंदिर की जो संरचना देखने को मिल रही है, उसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। केदारनाथ में भगवान शिव का स्वरूप शंकु के आकार का है। केदारनाथ को लेकर मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्हें सलाह दी गई कि वे भगवान शिव से माफी मांग लें, लेकिन भगवान शिव उन्हें माफी नहीं देना चाहते थे, सो वो बैल के रूप में जमीन में कहीं छिप गए थे।
तब भीम ने उनकी पूंछ और पैरों को खींचा, लेकिन वे 5 स्थानों पर ही प्रकट हुए। इनमें केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर निकले। इन 5 जगहों पर पांडवों ने मंदिर बनवाए। इन 5 को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। आपको साल 2013 की बाढ़ याद है? मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बहुत डैमेज हुआ था, लेकिन केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रह गया था। उत्तराखंड से अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां काशी विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। फिर 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर पर आक्रमण किया। इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वर्तमान मंदिर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। साल 2021 में भारत सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तैयार करवाया है। अब चलते हैं झारखंड में स्थित बैद्यनाथ धाम। कहते हैं कि रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करके वरदान मांगा था कि वो उसे सर्वशक्तिमान बना दे। इसके लिए उसने बलिदान के रूप में अपने 10 सिरों में से हर एक को एक के बाद एक चढ़ाया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर आए घायल रावण को ठीक किया। अब चूंकि भगवान शिव ने इलाज किया था, जिसने उन्हें डॉक्टर या वैद्य के बराबर बना दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में स्थित इस मंदिर की महत्ता मुस्लिम काल में भी रही। मुगल सम्राट अकबर के काल में यहाँ पर एक तालाब बनवाया गया, जिसे मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सोमनाथ और नागेश्वर शिवलिंग स्थित है। सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में है। ये पौराणिक नदी सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम पर स्थित है। सोमनाथ को सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर को चंद्र देवता यानी चंद्रमा ने बनवाया था, इसीलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। मंदिर का जिक्र अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में किया था। इस मंदिर को विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया। इनमें महमूद गजनी, अफजल खान, अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर मुजफ्फर शाह महमूद और बाद में औरंगजेब, कई शासकों ने मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। इनमें उज्जैनी के श्री विक्रमादित्य, वल्लभी राजा, अनहिलवाड़ा के भीमदेव और जूनागढ़ के राजा का नाम आता है। इसका लगभग 17 बार पुनर्निर्माण कराया गया है। आधुनिक संरचना का निर्माण भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 और 1951 के बीच किया गया है। वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा साल 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। गुजरात में ही सौराष्ट्र के तट पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग द्वारका शिला से बना है और इस पर छोटे छोटे चक्र हैं। शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार में है। गुजरात से हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ पर त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर त्रयंबक में स्थित है, जो नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। गोदावरी नदी त्रयंबक के पास से निकलती है। इस मंदिर के चारों ओर 3 पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी। मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। ये पूरा मंदिर ब्लैक सैंडस्टोन से बनाया गया है। त्रयंबकेश्वर मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि ज्योतिर्लिंग तीनों देवताओं शिव, विष्णु और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका नाम है त्रयंबकेश्वर। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही मुख्य देवता हैं। ये एकमात्र स्थान है जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भी ऑनर करता है। महाराष्ट्र में ही स्थित भीमाशंकर मंदिर पुणे से लगभग 125 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत के घाट क्षेत्र में स्थित है। यहीं से भीमा नदी निकलती है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। शिखर जैसी संरचनाएं 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के नाना फडणवीस द्वारा जोड़ी गई। घृष्णेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे छोटा है। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर लाल पत्थर पर उकेरे गए भगवान विष्णु के दशावतारों को देखा जा सकता है। महाराष्ट्र से हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर स्थित हैं। महाकाल मंदिर पहली बार कब अस्तित्व में आया, इस बारे में ठीक कुछ कहना मुश्किल है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा ने की थी। 6ठी शताब्दी में राजा चंड प्रद्योत द्वारा राजकुमार कुमार सेन को महाकाल मंदिर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए नियुक्त किया गया था। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम और मेघदूतम में महाकाल मंदिर का जिक्र किया है।
महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। महाकाल की पूजा निराकार रूप में की जाती है। महाकाल इकलौते ऐसे ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाने जाते हैं जो कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी में बने मांधाता द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है कि मांधाता द्वीप पवित्र ओम चिन्ह के आकार का है। अब हम चलेंगे आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी लिंगम 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा 18 महाशक्ति पीठ में से 6वां श्री ब्रह्मरंबा देवी का मंदिर है। गौरतलब है कि श्रीशैलम एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। यहाँ शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। श्रीशैलम को श्रीगिरी, श्री पर्वतम और श्रीनंगनम के नाम से जाना जाता है। श्रीशैलम को पृथ्वी पर कैलाश माना जाता है। अंत में चलते हैं तमिलनाडु, जहां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के मकसद से की थी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2022 में यूपीएससी के एक सवाल पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री ने हाल ही में वेरावल में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। सोमनाथ मंदिर का विवरण अल-बरूनी ने दिया था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वर्तमान मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प ए। इधर वैश्विक स्तर पर भारत के हिस्से आ रही है एक अच्छी सी खबर। दरअसल IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भारत को पूर्ण सदस्यता देने के लिए वार्ता शुरू करने वाली है। देखिए, भारत ने बीते अक्टूबर इसका फुल मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया था, तो अब IEA वाले इस पर विचार करने को राजी हो गए हैं। अभी तक भारत को एसोसिएशन कंट्री का दर्जा हासिल है। हम जानेंगे कि भारत को क्या फायदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले IEA है क्या? साल 1974 में गठित IEA का मकसद था ऑयल सप्लाई को सुनिश्चित करना। हालांकि इसका कोर आइडिया ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना ही है। अगर भारत को फुल मेंबरशिप मिल जाती है तो ये पहला देश होगा जो OECD क्लब से बाहर का है जिसे IEA में फुल मेंबरशिप हासिल होगी। OECD क्या है? OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं। अब बात करते हैं भारत के फायदे की। देखिए, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। अगर भारत IEA में शामिल होता है तो दुनिया के ऊर्जा निर्णयों में भारत का वैश्विक दबदबा बढ़ जाएगा। दूसरा, IEA के पास ऊर्जा सुरक्षा में एक्सपर्टीज है और भारत का सपना है कि गैर जीवाश्म संसाधनों से ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा हासिल हो, तो भारत IEA के अनुभवों को अपने देश की जरूरतों के मुताबिक अपना सकेगा। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, उसके लिए आपकी तारीफ होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही खुशी हमारे देश भारत को हासिल हुई है। भारत को मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा सम्मानित किया गया। दरअसल भारत ने इन दोनों बीमारियों से निपटने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। भारत को ये अवार्ड अमेरिकन रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में दिया गया है। मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी संस्थाएं जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस, गावी, USCDC, यूनिसेफ और WHO शामिल हैं। भारत को ये अवार्ड क्यों मिला है, इस पर बात करने से पहले हम इन दोनों बीमारियों के बारे में थोड़ा जानते हैं। मीजल्स यानी खसरा एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो कि वायरस से होती है। ये संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से भी फैलती है। कई बार तो ये व्यक्ति की मौत का कारण तक बन जाती है। ये रोग किसी को भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर बच्चों को होता है। रूबेला भी वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये भी एक एयरबॉर्न मतलब हवा से फैलने वाली बीमारी है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही बीमारियां वैक्सीन से प्रिवेंट करने लायक हैं, प्रिवेंटेबल हैं। साथ ही दोनों के लिए वैक्सीन मौजूद भी है। इसमें असली समस्या है वैक्सीनेशन न हो पाने का, और भारत ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में
इन बीमारियों की वैक्सीन को शामिल किया गया है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के मकसद से भारत सरकार साल 2014 से मिशन इंद्रधनुष चला रही है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाए जाने के पीछे कारण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देना है। इसके साथ ही यह दिन महिलाओं के लिए समानता के अधिकार को गति देने का भी आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी है महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा देना, तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण अभियान की थीम है समावेशीकरण को प्रोत्साहन देना। आपको बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 1911 में आयोजित किया गया था और इसे मनाए जाने का प्रस्ताव 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने रखा था। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च करने की घोषणा की। इसे मेटा द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और अटल नवाचार मिशन इसका ज्ञान भागीदार होगा, नॉलेज पार्टनर होगा। इस पहल का उद्देश्य सरकार के डिजिटल समावेशन, कौशल और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित अटल टिंकरिंग लैब का एक उन्नत संस्करण है। इसमें विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके नवाचार करने जैसे विकल्प शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए। यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कथा वाचन, सामाजिक बदलाव, पर्यावरणीय संवहनीयता और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है और इसका उद्देश्य सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना है। इसमें सर्वोत्तम कथावाचक पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में क्रिएटर को अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें रूपांतरकारी परिवर्तन, सामाजिक बदलाव की दिशा में सर्वोत्तम क्रिएटर, सर्वाधिक प्रभावकारी कृषि सर्जक, वर्ष का सांस्कृतिक दूत, हरित चैंपियन अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड शामिल हैं। छत्तीसगढ़ स्थित गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने के लिए तैयार है और यह उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया की संगट्टा खदान से आगे निकल जाएगी। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (SECL) यहां उत्खनन और प्रबंधन का काम करती है। दरअसल खदान को हाल ही में अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। यह निर्णय देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में SECL की मेगा परियोजनाओं में से एक गेवरा कोयला खदान की भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया। आपको बता दें कि SECL एक मिनी रत्न कंपनी है और कोल इंडिया की 8 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में से एक है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाएं सबसे बड़ा भारत शक्ति युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही हैं। यह फायरिंग रेंज राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। 12 मार्च से शुरू होने वाले इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत शक्ति एक प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास है जिसमें स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना गोलीबारी का प्रदर्शन करती हैं। इस युद्धाभ्यास में तीनों भारतीय सेनाएं देश में निर्मित हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन करेंगी और इस युद्धाभ्यास में सिर्फ स्वदेशी तरीके से विकसित किए गए वेपन, प्लेटफॉर्म और सिस्टम्स को शामिल किया जाएगा। हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना का मूल मकसद विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके और 1 वर्ष के भीतर पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करके सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ आयकर दाता, पेंशन भोगी और सरकारी कर्मचारी नहीं उठा सकते। इस योजना की पात्रता में लाभार्थी का झारखंड निवासी होना, लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होना, दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना और पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। HIV रोगियों के बीच एंटी रेट्रोवायरल दवा डोल्टेग्रेविर के प्रति प्रतिरोध बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है। आपको बता दें, यह एक एंटी वायरल दवा है जिसका उपयोग HIV संक्रमण के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ किया जाता है।
यह रक्त में HIV की मात्रा को कम करने और प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि यह HIV का इलाज नहीं करता, लेकिन अन्य दवाओं के साथ इसका उपयोग करने से गंभीर संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश को नाटो की सदस्यता हासिल हुई है? भारत, स्वीडन, यूक्रेन या फिर रूस? अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के पास स्थित है? क्षिप्रा, नर्मदा, बेतवा या फिर चंबल? आइए देखें पिछले बुलेटिन में हमने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, D8 समूह संबंधित है मुस्लिम देशों का एक समूह, एक इंटरनेशनल पुलिस ग्रुप, जासूसी समूह या फिर AI कंपनी? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मुस्लिम देशों का एक समूह। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, तुर्की या फिर नई दिल्ली? सही जवाब है जेनेवा, यानी विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही अगर आपको PDF हासिल करनी है इस बुलेटिन की तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। ख्याल रखिए, नमस्कार।